सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, इंसान को हमेशा अपने अंदर कमियों को ढूंढते रहना चाहिए और यदि लगातार हम हमारी कमियों को ढूंढते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि है कितना ऐब मुझ में हर रोज मापता हूं, है कितना ऐब मुझ में हर रोज मापता हूं, आईना बाद में पहले गिरेबान में झांकता हूं। जी हां दोस्तों, खुद की कमियों को यदि हम खुद पहचाने और पहचानने के बाद में उनको दूर करने का प्रयास करें तो हम बेहतर से बेहतर बन चलते हैं। और दोस्तों, कई बार हम हमारी कमियों को पहचान नहीं पाते तो आवश्यकता होती है एक ऐसे शख्स और इंसान की जो हमें हमारी कमियों को बताए, और वो शख्स और इंसान होता है एक सच्चा और अच्छा मित्र। जी हां दोस्तों, और उस सच्चे और अच्छे मित्र के अंदर दो गुण होना चाहिए कि वो सच्चा और अच्छा मित्र आईना और परछाई की तरह होना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी, अच्छा और सच्चा मित्र आईना और परछाई की तरह? जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार से आपका सच्चा मित्र भी कभी आपसे झूठ नहीं बोले, आपकी अच्छाई और बुराई की वास्तविकता का परिचय आपको दे, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो कभी भी परछाई की तरह साथ नहीं छोड़े, वही एक सच्चा मित्र होता है। और जी हां दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक विशेष प्रकार का आईना जो वास्तविकता में बताता है कि आप कैसे हो, और आईना में भी ऐसा आईना जो गोलों से बना हुआ है। नाम तेरा गोलीय दर्पण, गोलीय आईना, आईना अर्थात दर्पण। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? स्फेरिकल मिरर। ये कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण में मुख्य ऐसे बिंदु कौन से आते हैं जिससे गोलीय दर्पण को समझ सकें, अर्थात गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली क्या होती है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, वस्तु को कहां कहां पर रखने पर कैसे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, गोलीय दर्पणों के क्या उपयोग होते हैं, और गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, ये सब कुछ इस गोलीय दर्पण के अंदर इस टॉपिक्स के इस वीडियोस के माध्यम से हम यहां पर पढ़ेंगे और यहां पर आप इसको देखोगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, हर कक्षा के अंदर सामान्यतः इसको तवज्जो दी गई है। यदि अपन छोटी कक्षाओं की बात करें तो कक्षा 7 के अंदर SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर SIERT में कक्षा 7 में 14वां पाठ है। NCERT में कक्षा 8 में ये 16 पाठ है। NCERT कक्षा 10 के अंदर 10वां पाठ है। कक्षा 10 RBSC के अंदर ये 9वां पाठ है, और RBSC कक्षा 12 के अंदर ये 11वां चैप्टर है। अर्थात आप सोचिएगा कि कितनी सारी कक्षाओं के अंदर इस टॉपिक को लिया गया है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन परीक्षा की बात करें तो सामान्यतः ऑप्टिक्स के अंदर अर्थात प्रकाशिकी के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हाल ही के अंदर होने वाली आपकी रीट एग्जाम जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके कई वीडियो आएंगे तो आप सभी वीडियोज के माध्यम से जुड़े रहिएगा ताकि भली भांति आप पूरी तरह से गोलीय दर्पण से अपना परिचय स्थापित कर सकें। क्या होता है गोलीय दर्पण? तो जैसा नाम गोली, एक गोली गोलों से जो बनता है, तेरा नाम गोलीय दर्पण। आप कहोगे गुरुजी गोलों से दर्पण? जी हां, गोलों से बनाएंगे दर्पण। और गोलों से दर्पण कैसे बनाएंगे? गोलों को पोतेंगे और पोत पोत के काटेंगे। आप कहोगे गुरुजी गोलों को पोतोगे, पोत पोत को काटोगे? जी हां, गोलों को पोतेंगे और पोत पोत के काटेंगे। जैसे ये एक गोला, खोखला गोला, और ये एक गोला, खोखले गोले, पोतो रे ले रे, ये पोत दिया भाई, ये पोता, इसको ये पोत दिया। और एक गोले माना वो अंदर से पुता हुआ है, इसको अंदर से पोता, अंदर से पोत के बनाया इसको पहले, और इसको बाहर से पोता और पोत दिया। तो अब यहां पर पोत पोत के काटो। अब काट दिए तो कितने टुकड़े हो गए? 4, अगल का, बगल का, ऊपर का, नीचे का। यहां पर भी कितने टुकड़े हो गए? बोलो 4, अगल का टुकड़ा, बगल का टुकड़ा, ऊपर का, नीचे का। अब ये यहां पर जो टुकड़े आए, तेरे अगल का, रे तेरे बगल का,
और तेरा ऊपरला ये ऊपरला और तेरा नीचला ये अपन ने 4 टुकड़े ले लिए। यहां पर भी 4 टुकड़े, तेरे अगल का, ये तेरा बगल का, तेरा ऊपरला और ये तेरा नीचला। अब ये आप कहोगे गुरुजी क्या बनाए, गोलों को पोते। अब पोतने के 2 ही अंदाज, एक बार तो बाहर से पोते, एक बार अंदर से पोते, बस तैयार हो गए गोली दर्पण। और ये गोली दर्पण आपके 2 प्रकार के यहां पर बन गए। तो पहली बात तो ये गोली दर्पण की परिभाषा क्या है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं और फिर उसके बाद में बताऊंगा कि ये कौन कौन से दर्पण है। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, कहलाते हैं गोलीय दर्पण। अब आप कहोगे कि ये जो गोले अपन ने पोत के काटे, इसी के आधार पर गोली दर्पण 2 प्रकार के हैं। ये जो हैं ये कहलाते हैं अवतल दर्पण, ये हैं आपके अवतल दर्पण। अब बच्चे कई बार तो अवतल उत्तल में चक्कर खाते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सा अवतल कौन सा उत्तल। अभी याद करा रहा हूं देखो। और ये आपके कहलाते हैं उत्तल दर्पण। गोलों को पोतने के 2 अंदाज और 2 अंदाज से 2 दर्पण बने। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि गोली दर्पण के कितने प्रकार हैं, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के होते हैं। बनाया किससे अपन ने, गोलों से। एक होता है नंबर 1 अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। याद कैसे, ए का मतलब अंदर नहीं पॉलिश। ऐसे दर्पण जिनमें अंदर नहीं पॉलिश, तो बताओ अंदर नहीं पॉलिश तो पॉलिश क्या होगी, ऊपर। तो बताओ यहां पर पॉलिश ऊपर है कि नहीं है। यदि आपके गोले पर ऊपर की तरफ पॉलिश है तो बताओ कौन से दर्पण, अवतल दर्पण। देखो पॉलिश ऊपर की तरफ है, उभरे हुए की तरफ पॉलिश होती है, बताओ कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। याद कैसे रखोगे, ए का मतलब अंदर नहीं पॉलिश। और ये उत्तल ऊ का मतलब ऊपर नहीं पॉलिश, ऊपर नहीं है पॉलिश। तो भाई फिर पॉलिश ऊपर नहीं है तो पॉलिश कहां है, अंदर। तो ऊपर की तरफ पॉलिश नहीं होती गोले में, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। तो बताओ कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। यदि पॉलिश अंदर नहीं है पॉलिश, अवतल दर्पण में ए का मतलब अंदर नहीं पॉलिश, अंदर नहीं है तो इसका मतलब पॉलिश कहां है, ऊपर। तो यदि आपको ऊपर की तरफ पॉलिश नजर आए, कौन से दर्पण है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण ऊ का मतलब ऊपर नहीं पॉलिश, अब ऊपर नहीं है तो इसका मतलब कहां है, पॉलिश। फिर अंदर है तो अंदर की तरफ यदि पॉलिश आए तो बताओ कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये आपको पता होना चाहिए, ए का मतलब अंदर नहीं और ऊ का मतलब ऊपर नहीं। तो कभी भी आप भूल भी जाओ तो गोले बनाओ, गोलों को पोत दो, एक बार इसको बाहर से पोत दिया, एक बार अंदर से पोत दिया और टुकड़े कर लो। तो ये आपके 4 अवतल दर्पण और ये आपके 4 ही उत्तल दर्पण। कोई कैसे भी रख दे परीक्षा में, कभी परीक्षा में कोई कह देता है बताओ ये कैसा दर्पण है, आप कहोगे यार पॉलिश अंदर की तरफ नहीं है, पॉलिश बाहर है, और अंदर की तरफ पॉलिश नहीं होती है, बताओ कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसे रख दे, टेढ़ा बांका यों कैसे जमा दे। तो ये आपके 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये तो होता है कॉनकेव मिरर। और ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दर्पण को बोलते हैं मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां तक आपके क्लियर हो गई होगी कि ये जो दर्पण है गोली दर्पण, ये होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। और याद कैसे रहेगा, अवतल दर्पण बोलते ही ए का मतलब अंदर नहीं पॉलिश, तो पॉलिश कभी भी गोले के अंदर नहीं है, पॉलिश कहां होती है, बाहर। और उत्तल दर्पण बोलते ही ऊ का मतलब ऊपर नहीं पॉलिश, यहां बोला था अंदर नहीं पॉलिश और यहां से ऊ से ऊपर नहीं पॉलिश। तो पॉलिश जब बताओ ऊपर नहीं है तो कहां होगी पॉलिश, अंदर। क्लियर ये चीज, यहां तक करेक्ट। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी आपने 4 तरह के लिए एक ही गोले से 4 टुकड़े ले लिए, अगल का, बगल का, ऊपरला, नीचला। तेरा भी अगल का, बगल का, ऊपरला, नीचला, लेकिन 4 ले लेके क्या कर लेंगे भाई, ये 4 ले लेके क्या कर लेंगे, एक से ही बहुत है तो अपन एक से ही यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो मैं केवल यही ले लेता हूं, तेरा अगल का ही ये ले लिया मैंने, ले लिया। अच्छा, इधर भी मैंने इसका एक ही टुकड़ा ले लिया, तो एक ही बहुत है। 4 से क्या कर लेंगे, एक से ही समझ लेंगे, चीज वही है। तो यहां पर देखो आप, ये जो आपने गोला लिया, इसका जो केंद्र है, ये वाला टुकड़ा लिया है मैंने, केवल ये वाला यहां पर बना हुआ, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ले लिया मैंने एक। अब ये जो जिस गोले से बना है ये गोली दर्पण, जो अवतल दर्पण है यहां पर, इस गोले का केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। अर्थात कोई भी गोली दर्पण
जिस गोले से बना हुआ है उसका केंद्र, उसका सेंटर कहलाता है क्या? वक्रता केंद्र। बताओ, ये वाला टुकड़ा मैंने लिया यहां पर, तो ये यहां पर इस गोले से बना था और इस गोले का ये सेंटर है, तो ये यहां पर इसका सेंटर भी यहीं पर लिख दूं, तो इसका ये सेंटर, तो इस उत्तल दर्पण जो लिया है उसका भी सेंटर है। अर्थात ये उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण कोई भी लियो, जिस गोलों से बने हैं उनका जो केंद्र है कहलाता है वक्रता केंद्र। क्लियर ये चीज? अच्छा, ये जो पूरा दर्पण लिया है आपने, ये पूरा कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। द्वारक का मतलब इसी में जी आएगा प्रकाश, जिसमें प्रकाश चल जी है वही तो द्वारक है। ऊपर जी है नीचे जी है, क्या लेन देना है? इसी में जी है, ये द्वारक है, पूरा पूरा द्वारक। ऐसे कैसे यहां पर भी प्रकाश आए, तो प्रकाश पूरा का पूरा जो दर्पण लिया है उसका पूरा हिस्सा कहलाता है द्वारक, इसी में जी आएगा और वहां पर परावर्तित होगा। याद रखना एक बात, दर्पणों से हमेशा परावर्तन होता है और लेंसों से हमेशा अपवर्तन होता है। याद रखना, दर्पणों से हमेशा परावर्तन और लेंसों से हमेशा अपवर्तन। अच्छा, वक्रता केंद्र समझ में, ये यहां पर द्वारक है, तो द्वारक है P, ये बीच का बिंदु O और ये P डैश, इसका द्वारक का नाम बोलो P, बीच का बिंदु O और ये P डैश। ये जो बीच का बिंदु होता है, कोई भी गोलीय दर्पण तेरा बीच का ये कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो ये भी ध्रुव, ये भी ध्रुव। वक्रता केंद्र, जिस गोले से दर्पण लिया उसका केंद्र वक्रता केंद्र, पूरा का पूरा कहलाता है द्वारक, बीच का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। यहां पर भी देख लो, ये वक्रता केंद्र, ये पूरा का पूरा द्वारक और बीच का बिंदु ध्रुव। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, ये रेखा गुजरी, इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या बोला मैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, इसका नाम बताओ क्या है? मुख्य अक्ष। क्लियर है चीज? अच्छा, ये मुख्य अक्ष हो गई। वक्रता केंद्र कभी भी दर्पण पर नहीं होता, गोलीय दर्पण पर, वो तो उसके बाहर होता है। देखो, ये गोलीय दर्पण तो ये रहा, वक्रता केंद्र तो इधर है, गोलीय दर्पण तो ये रहा, वक्रता केंद्र तो इधर है। तो हमेशा याद रखें, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण पर नहीं होता, उसके बाहर होता है। यदि अवतल दर्पण है तो बताओ परावर्तक सतह किधर होगी? परावर्तक सतह वो होती है जिस पर की पॉलिश नहीं होती। प्रकाश बताओ इधर से आएगा क्या इसमें? अरे पॉलिश तरफ से आएगा क्या प्रकाश? प्रकाश तो उधर की तरफ आना चाहिए जिधर पॉलिश है नहीं है। तो ये इसकी परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह हमेशा वो होती है जिधर पॉलिश नहीं होती, तो अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह है। और उत्तल दर्पण बताओ इधर है क्या? परावर्तक सतह इधर होगी, तो ये इसकी कहलाती है परावर्तक सतह, मतलब प्रकाश इधर ही आना चाहिए। अच्छा, वस्तु को हमेशा दर्पण पर जब अपन रखते हैं तो वस्तु को परिपाटी है ये, अब परिपाटी का निर्वहन करें कि जो नियम कानून बन गए उनको माने। परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। जब भी अपन चित्र बनाते हैं ना, आपको भी ऐसे दिख रहा है, तो चित्र बनाते हैं या कॉपी में चित्र बना रहे हो, तो आप हमेशा अपना जो बायां हाथ है उसकी तरफ वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को, जिसको अपन बोलते हैं बिंब, इमेज है, वस्तु को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब। तो वस्तु जो होता है उसको आप ऑब्जेक्ट बोल दो अंग्रेजी के अंदर, या बिंब बोल दो, वो हमेशा आपके बाईं तरफ होनी चाहिए। वस्तु हमेशा परिपाटी कहती है कि बाईं तरफ, इधर भी बाईं तरफ। और बताओ इसकी परावर्तक सतह वस्तु इधर रखेंगे, इधर थोड़ा रखेंगे, तो हमेशा वस्तु किधर होनी चाहिए? बाईं ओर रखते हैं। ये सब कुछ जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, ये आपको नोट्स फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल साइंस फर्स्ट पर उपलब्ध होगी, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। यहां पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, तो देखिएगा। तो परिभाषा समझ में आ गई। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, नाम तुम्हारा गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बोलो? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रहोगे, गोलों से बनाएंगे। और ए का मतलब अंदर नहीं पॉलिश, अर्थात जब गोले में अंदर पॉलिश नहीं होती, इसका मतलब पॉलिश बाहर होती है। और ऊ का मतलब ऊपर नहीं पॉलिश, अर्थात जब पॉलिश ऊपर नहीं होती अर्थात अंदर होती है, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषा नंबर 1, महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले आता है द्वारक। गोलीय दर्पण का पूर्ण भाग, गोलीय दर्पण का संपूर्ण भाग, और संपूर्ण भाग यहां पर क्या लिया है अपन ने? पीओपी डैश। ये पूरा लिया है पीओपी डैश, चाहे इधर से मान लो पीओपी डैश। ये आपका कहलाता है क्या? द्वारक। नंबर 2, वक्रता केंद्र। शीशे लिखते हैं इसको, शीशे, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण, जिस गोले का, गोलीय दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है उसका केंद्र, जिस गोले से कोई भी गोलीय दर्पण बना, जिस गोले से उस गोले का जो केंद्र होगा, जैसे ये बना तो ऐसे गोला था उसका केंद्र, जैसे ये बना उस गोले का केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है उसका केंद्र, जिस गोले से बनाया जाता है, क्योंकि जो गोले का केंद्र होगा वही इस वक्र का केंद्र होगा, इसलिए नाम है वक्रता केंद्र। वक्र तेरा केंद्र, तेरा केंद्र वही होगा जो गोले का होगा, तो वक्र तेरा केंद्र वही होगा जो गोले का होगा। गोलीय दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है उसका केंद्र, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र लाता लाता कहलाता है। अगली परिभाषा नंबर 3, ध्रुव। ध्रुव को अपन अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं पोल। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपरेचर, ध्रुव, पोल। ध्रुव क्या होता है? कोई भी गोलीय दर्पण है उसका मिड पॉइंट, तो यहां पर लिख दूं मैं गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु यहां पर क्या लिया है? ओ, ही ध्रुव कहलाता है। ध्रुव लाता लाता, लाता का मतलब कहलाता है। क्लियर? तो ये आपको यहां पर 3 परिभाषाएं क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या है। अच्छा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ओ ही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। आगे बात राइट ऑफ कर रहा हूं। तो गोलीय दर्पण का संपूर्ण भाग द्वारक होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और गोलीय दर्पण का बीच का बिंदु कहलाता है ध्रुव। नंबर 6, नंबर 6 और चौथी बात अपन लिख रहे हैं मुख्य अक्ष। बताओ मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा तो लिख दूं ध्रुव, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव ओ एवं वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा कौमा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष लाती, और लाती का मतलब कहलाती है। नंबर 5, 5वीं बात। क्लियर? अच्छा, मिटा रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा यहां पर इनको भी मैं जगह कर देता हूं क्योंकि अगली बात समझाऊंगा। चित्र नहीं मिटा रहा हूं मैं, चित्र ये कि यही है। अच्छा, अगली बात देखें। ये जो बात इधर की है ये आपके उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अगली जो बात है वो क्या है जरा समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यो आई, यो इधर से आई प्रकाश की किरणें, यो सीधी आई, ठीक है, और इधर से प्रकाश की किरणें और टकरा के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आके परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। यो आके यो भेड़ी हुई, नाम है फोकस बिंदु। आप कहोगे इसमें कैसे करोगे? तो इसमें ऐसे करेंगे, थोड़ा इसको मैं यहां पर मिटा दूं, ये जगह कर दूं। देखो आप, वो का वही है, यहां पर ये मुख्य अक्ष है कि नहीं है? प्रकाश की किरणें आई और आके यहां तो ओ हो परावर्तित हो गई भाई, इधर से भी प्रकाश की किरणें आई, तो मुख्य अक्ष तो यही है, मुख्य अक्ष से समांतर आ गई, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में टकरा के ऐसे हो जाते। अब आप कहोगे कैसे मिलेगी? चौड़ी फाड़, चौड़ी फाड़ कभी जिंदगी में नहीं मिलती। ये चौड़ी फाड़ कभी मिले तुझे पीछे की ओर बढ़ा देंगे, या तो तेरा फोकस ये बनता है। तो बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यूं मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। और यहां फोकस बिंदु वास्तव में प्रकाश किरणें मिली, इसलिए याद रखना अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तव में बना, यों जाके यों बना, और तेरा तो यहां पर आके ऐसे डॉट डॉट यों हो गई तो बनाया। तो जब आपने डॉट डॉट करके कभी भी प्रकाश की किरणों को मिलाते हैं तो वो चीज होती है आभासी या काल्पनिक। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस आभासी या काल्पनिक और इसका वास्तविक। तो यहां पर नंबर 5 लिख रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष के, अगली 5वीं परिभाषा लिख रहा हूं मैं फोकस बिंदु की। 5वीं परिभाषा है फोकस बिंदु। क्या होता है देखो आप। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के, मुख्य एक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, परीक्षा आने वाली है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली
प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां लिख देता हूं, उसके बाद में डायग्राम नहीं मिटा रहा, प्रतीत होती है, कॉमा वह बिंदु, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु बच्चे ला लो फोकस बिंदु कहलाता है। वह बिंदु फोकस बिंदु लाता, और लाता का मतलब कहलाता है। क्लियर? तो ये परिभाषा आ गई फोकस बिंदु की। अच्छा आगे देखिएगा, अब यहां पर आगे जो बात आती है, दो बातें आती है, याद रखें हमेशा, राइट ऑफ कर दूं मैं यहां पर, दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ध्रुव यहां पर ओ है, ओ से ऐप की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और ओ से वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यहां से भी ध्रुव से और फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो अगली बात लिख रहा हूं मैं, छठी बात, फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल सी बात है, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी। तो लिख दूं मैं ध्रुव, बताओ ध्रुव को किससे लिखते हैं अपन, किससे दर्शाते हैं? ओ। ध्रुव से फोकस बिंदु किससे लिखा? बड़ा एफ से। फोकस बिंदु एफ के मध्य की दूरी कॉमा फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी लाती का मतलब कहलाती है। क्लियर? तो ध्रुव ओ से फोकस बिंदु एफ के मध्य की दूरी कहलाती है क्या? फोकस दूरी कहलाती है। अच्छा नंबर 7, वक्रता त्रिज्या। अच्छा फोकस दूरी को छोटे एफ से लिखते हैं, फोकस बिंदु को बड़े एफ से, फोकस दूरी को छोटे एफ से। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े आर से। ये क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। यहां पे ध्रुव ओ से वक्रता केंद्र की दूरी, तो लिख दूं मैं यहां पर ध्रुव ओ एवं वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र यहां लिख देता हूं थोड़ा, वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी कॉमा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती। अच्छा ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अच्छा अब देखो आप बच्चे हमेशा दो शब्दों में कंफ्यूजन रहते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। एक है अभिसारी और एक शब्द में वो कंफ्यूज रहते हैं, उसका नाम है अपसारी। एक शब्द है अभिसारी, एक है अपसारी। कौन भिसारी कौन पसारी? कौन भिसारी और कौन पसारी? तो जो बेड़ा करे वो भिसारी, और जो फैलाए वो पसारे, वो पसारी। जो बेड़ा करे वो भिसारी, और जो पसारे वो पसारी। यहां देखो प्रकाश की किरणें आई और इसने बेड़ा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब अवतल दर्पण तू तो बेड़ा करता है तो तू तो है अभिसारी। और यहां पर प्रकाश की किरणें यूं आई, इनको ये पसार दिया, यूं आके यूं गई थी ना, ये इधर गई, ये इधर गई, यूं आके यूं कर दिया, पसार दिया, इसलिए उत्तल दर्पण तू अपसारी है। तो याद रखना उत्तल दर्पण ही था ये। तो प्रकाश किरणों को आके यो फैला दे, उत्तल दर्पण तू तो फैला दे, पसारी पसारता है, नहीं बोलते पैर पसार है, पसारना है। तो जो प्रकाश की किरणों को पसार दे वो पसारी। तो उत्तल दर्पण हमेशा अपसारी दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण था ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण याद भी करवाया था, है का मतलब अंदर नहीं पॉलिश। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है तो अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। तो याद रखना अवतल दर्पण हमेशा प्रकाश की किरणों को बेड़ा करता है, इसलिए भिसारी, अवतल दर्पण भिसारी। और ये पसारता है इसलिए पसारी। तो कौन भिसारी कौन पसारी? जो प्रकाश किरणों को बेड़ा कर दे वो भिसारी, और जो पसार दे फैला दे उसका नाम पसारी। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है, और अवतल दर्पण इकट्ठा करता है तो अभिसारी दर्पण कहलाता है।
बच्चे हमेशा ऐसे याद रखते हैं, अवतल का मतलब विसारी, उत्तल ऐसे नहीं। लेंसों में उल्टा हो जाता है। लेंसों में कभी पढ़ेंगे उत्तल लेंस जो होता है, लेंसों में उत्तल लेंस जो होता है ना, ये प्रकाश की किरणों को भेड़ा करता है। तो बताओ ये क्या होगा? उत्तल लेंस। ये थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को भेड़ा करता है, इसलिए उत्तल लेंस जो है ये भेड़ा करता है प्रकाश की किरणों को। तो बताओ क्या कहलाएगा? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो याद रखना, दर्पणों में तो अवतल दर्पण अभिसारी है, लेकिन लेंसों में उत्तल लेंस अपसारी है। क्लियर? और इधर उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, लेकिन लेंसों में अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा दर्पणों में उत्तल दर्पण अपसारी है और लेंसों में याद रखना अवतल लेंस अपसारी है। आगे बात समझ में? तो याद रखना उत्तल लेंस हमेशा अभिसारी, क्यों? भेड़ा करता है इसलिए अभिसारी, विसारी। और दर्पणों में अवतल दर्पण इकट्ठा करता है इसलिए विसारी। तो याद रखें, जो भी इकट्ठा करता है प्रकाश की किरणों को, एक याद रख लो, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है अभिसारी दर्पण, लेंसों में उत्तल लेंस इकट्ठा करता है तो अभिसारी लेंस। तो बस आपको दो याद हो गए, तो उल्टे कर लो। तो उत्तल दर्पण, ये जब आपने अभिसारी बोला तो अपने आप ये क्या हो गए? पसारी। तो इधर बोला कि उत्तल लेंस अभिसारी है तो पक्का है अवतल लेंस क्या होगा? अपसारी होगा। तो अवतल लेंस अपसारी है जबकि उत्तल दर्पण अपसारी है। क्लियर ये चीज? ओके। तो जो प्रकाश की किरणों को भेड़ा करे विसारी, फैलाए पसारी। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस भेड़ा करता है विसारी और अवतल लेंस फैलाता है पसारी। क्लियर? अच्छा, कौन विसारी कौन पसारी क्लियर हो जाना चाहिए। प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है वो हमेशा विसारी होता है, भेड़ा करने वाला, और जो पसारता है वो हमेशा पसारी होता है। राइट ऑफ कर दूं? तो ये यहां पर अपन ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी है, और ये परिभाषाएं जो होती है ये क्या क्या, इनकी शब्दावली के अंदर इन परिभाषाओं का क्या क्या अर्थ है, ये सब कुछ अपन ने यहां पर समझा। अच्छा, अब सुने यहां पर अगली बात, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। देखो, हमेशा ये जो ऐप होता है ना, ऐप, ये हमेशा सी और ओ के बीच में होता है। मतलब इसको चित्र को थोड़ा सा मैं बड़ा बताऊं, यहां पर ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और प्रकाश की किरणें यूं आके और यहां पर इकट्ठा हुई, यूं मुख्य अक्ष के समांतर आई और यहां इकट्ठा हुई, ये फोकस। ये ऐप हमेशा सी और ओ के बीच में, ये चित्र यहां बनाया मैंने, ऐप हमेशा सी और ओ के बीच में। बताओ ओ से ऐप की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अब मैं कह रहा हूं ऐप जो है ये बिल्कुल ओ और सी के बीच में है, तो ये बताओ यदि ये ऐप है तो ये दूरी कितनी होगी? ऐप। क्लियर? मैं ऐप कह रहा हूं सी और ओ के बिल्कुल बीच में, तो यदि ये ऐप है तो ये भी ऐप होगा। और बताओ ओ से सी की दूरी अर्थात ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी बताओ क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो बताओ वक्रता त्रिज्या आर बराबर ऐप प्लस ऐप बराबर कितना आ गया? बोलो 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, या ऐप बराबर, दो नीचे चला गया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। क्लियर है चीज? और ये भी याद रखना, कभी भी पूछे कि जो फोकस बिंदु होता है ये हमेशा ओ और सी के बिल्कुल बीच में मध्य में होता है। यहां पर भी देखो, ये बताओ ओ और ये ऐप, तो ये फोकस दूरी ऐप होगी, और ऐप बिल्कुल बीच में होता है किसके? ओ और सी के, तो ये भी ऐप होगी। और ओ से सी की दूरी क्या होगी? आर। तो आर बराबर बोलो क्या हो गया यहां पर भी? ऐप प्लस ऐप, तो इसमें भी वही आर बराबर ऐप प्लस ऐप बराबर कितना हो गया? 2f। तो याद रखें, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा। सवाल आ जाए, यदि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बताओ वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो डायरेक्ट कर लोगे, ऐप बराबर 15 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? जस्ट दुगुना, दुगुना का मतलब 15 का दुगुना कितना? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो याद रखना, ऐप हमेशा ओ और सी की, ओ का मतलब ध्रुव और सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र के हमेशा मध्य में होती है। क्लियर है चीज? अच्छा, इसके बाद में आगे की बात, तो ये अच्छे से याद रखें। तो यहां पर मैं इनको जगह कर देता हूं। अच्छा, अब देखो आप आगे की बात, कुछ छोटे छोटे मैं यहां पर नोट बता रहा हूं। दर्पण पर पॉलिश, नोट नंबर पहला, दर्पण पर पॉलिश, दर्पण पर जो पॉलिश करते हैं, अब बढ़िया तो यह है कि आप चांदी की पॉलिश करो, अच्छा परावर्तक सतह बनेगा। चांदी या रजत की पॉलिश करते हैं, रजत की
पॉलिश कर रहे हैं। कोई कहेगा गुरुजी महंगी है, कहां से लाएं? महंगी है भाई, तो फिर अपन पारे की कलई भी करते हैं, पारे की कलई, या अपन इसके अलावा एल्यूमिनियम चमकीला होता है, एल्यूमिनियम की पॉलिश भी करते हैं, एल्यूमिनियम की पॉलिश। पॉलिश हटे नहीं इसके लिए अपन रेड ऑक्साइड या किसी पेंट ऊपर कर देते हैं पॉलिश के ऊपर, ताकि पॉलिश हटे नहीं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिश जो है करते हैं, और पॉलिश के ऊपर फिर अपन सुरक्षा के लिए उन पर कोई रंग कर देते हैं। दूसरी बात, अच्छा प्रतिम तभी बनेगा जब द्वारक जो है वो छोटा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी देखो ये अपन ने यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बताओ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये बताओ क्या है? O, ये बताओ क्या है? C, और ये इसका है, तो हमेशा ऐसे बढ़ते हैं OFC, OFC। अच्छा, ये बताओ ऐसे कैसे, ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने? उत्तल। हमेशा OFC, OFC किधर बनेंगे? OFC किधर बनेंगे? हमेशा जिधर जिधर तेरे पाखड़े होंगे, इसका पाखड़ा यों, तो यों होगा ना, इधर ही बनेगा, O तो वहीं पे बन जाएगा, और FC हमेशा उधर बनेंगे जिधर पाखड़े होंगे। तेरा पाखड़ा इधर हो रहा है यों, ये तेरा पाखड़ा, तो ये तेरा F भी और C इधर ही बनेगा। तो याद रखना, कभी भी कोई भी दर्पण हो, उसके F और C किधर बनेंगे? जिधर उसके पाखड़े, जिधर उसके पाखड़े। अच्छा, बताया था मैंने, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली फोकस पर मिलती है, मुख्य अक्ष पे समांतर आने वाली फोकस पर मिलती है। अच्छा, इधर क्या हुआ? मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली परावर्तित हो गई, इधर ही मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली परावर्तित हुई, और बताओ ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? ये चीज वही चित्र थे अभी बनाया था मैंने। और हमेशा जिधर ये घुमाव है, पाखड़े, तेरे पाखड़े की तरफ बढ़ता है FC, तेरे पाखड़े यो तो FC। तो बताओ फोकस। अच्छा, अगला नोट, अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। तो अगली बात मैं लिखूं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, या सिंपल कई बार फोकस भी कह देता है, फोकस बिंदु या फोकस, सिंपल कई बार बोलने में फोकस बिंदु फोकस बोल देता है, वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली, वास्तव में किरणें मिली है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अपने डॉट डॉट करके मिला है, वास्तविक होता है। और यहां पर क्या लिख लूं? उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस काल्पनिक, वास्तविक का उल्टा क्या है? काल्पनिक या आभासी होता है। आभासी बोलते हैं विर्चुअल, है आभासी होता है। वास्तविक का मतलब तो होता है रियल, और आभासी को बोलते हैं काल्पनिक, विर्चुअल इमेज, वास्तविक होता है। क्लियर है चीज? अच्छा, अगली बात अगली बात देखो आप, ये जो वक्रता केंद्र अपन ने बनाए हैं, ये दर्पण का भाग नहीं होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। जैसे अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ यही, ये पॉलिश वाला नहीं, पॉलिश के इधर वाला, जिधर पॉलिश नहीं होती उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक, तो बिल्कुल उसके सामने होता है वक्रता केंद्र। और इसका देखो परावर्तक पृष्ठ मैंने बताया था, ये है, जिधर पॉलिश नहीं होती उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, इधर नहीं है, इधर तो पॉलिश है, इधर परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा, इधर होगा। और इधर देखो, इसमें पॉलिश इधर है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इधर तरफ होगा, और परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही प्रकाश की किरणों को लाते हैं। अब बताओ, इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, परावर्तक पृष्ठ है ना इसके सामने, और इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। तो अगला नोट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, बताओ वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C से। अरे वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C से। जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, परावर्तक पृष्ठ के क्या होता है? पीछे। अच्छा, तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। क्लियर?
अच्छा, आपने कभी ये डिजाइन देखी है ऐसी, यो आपने कभी इस प्रकार की डिजाइन देखी कि प्रकाश कैसे आए, कोई चीज आए टकराए इकट्ठी हो? तो घरों में आपने जो अपनी छतरी होती है, छतरी बोलते हैं डिश एंटीना, उसकी छतरी होती है ऐसी घुमावदार आकृति, और छतरी के आगे एक कैमरा से लगा रहता है, यो स्टैंड पे, यो अरे यो छतरी होती है, यो है। तो क्या होता है कि ये अवतल दर्पण ही है। घरों में लगी हुई जो डिश की छतरी होती है, ये छतरी एक अवतल दर्पण है, और प्रकाश की किरणें यो आती है। प्रकाश का मतलब यहां पर सिग्नल से है कि सिग्नल आते हैं और आके और फिर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां पर बताओ यो है छतरी, प्रकाश किरणें आई और यो टकरा के यहां पर इकट्ठी हुई, वहीं पर वो कैमरा लगा हुआ होता है जो सिग्नल को आगे भेजता है। तो घरों में जो लगा हुआ जो आपका छतरी या एंटीना है, डिश एंटीना, वो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह है, जिसमें प्रकाश की किरणें ऐसे आके और यहां पर केंद्रित होती है, यहां पर लगा रहता है वो आपके कौन, वो एक गुंडा सा लगा रहता है ना, जो आपके कहलाता है कैमरा, कहलाता है उसका डिश का कैमरा। क्लियर? तो ये याद होना चाहिए कि घरों के अंदर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि घरों में सैटेलाइट डिश एंटीना होता है, यह अवतल दर्पण की तरह ही है, जो उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को एकत्रित करके आपके नीचे टीवी के सेटअप बॉक्स अर्थात अभिग्राही तक पहुंचाता है। तो यहां पर एक बात घरों में लिख देता हूं एक लाइन में, घरों में सैटेलाइट डिश एंटीना होता है, घरों में सैटेलाइट डिश एंटीना, जिसको अपन छतरी बोलते हैं, छतरी अपना तो देसी है, बोलेंगे छतरी। सैटेलाइट डिश एंटीना अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो याद रहे कि घरों में सैटेलाइट डिश एंटीना होता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, जो उपग्रहों से बहुत सारे सिग्नल आए, जो उपग्रहों से प्राप्त सिग्नलों को अभिग्राही का मतलब क्या होता है, रिसीवर, सिग्नलों को जो रिसीव कर रहा है, रिसीव वहां पर कौन करता है, पहले उस छतरी के आगे एक कैमरा सा लगा होता है, एक स्टैंड पे मोटा सा देखा होगा, जो उपग्रहों से प्राप्त सिग्नलों को अभिग्राही तक पहुंचाता है। अच्छा, तो ये भी अब घर में भी अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण की तरह वो बिहेव करता है। क्लियर है चीज? ओके, तो ये अपन ने यहां पर इसके अंदर देखा। अब देखो यहां पर लाइट ऑफ कर रहा हूं इसको मैं, तो ये अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं अभिसारी भिगड़ा करता है, और सैटेलाइट डिश एंटीना में भी सिग्नल इकट्ठे होकर भिड़े हो जाते हैं कैमरे पर, भिसारी है, तो अवतल दर्पण है भिसारी। भिसारी का मतलब जो भिड़ा करे उसी का नाम क्या है, भिसारी, और जो फैलाए उसका नाम क्या है, पसारी। अच्छा, इसके बाद में एक यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा। आपने लगातार प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, समतल दर्पण, ये वीडियो सभी आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देखना। और परावर्तन का एक नियम भी पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और ये परावर्तन का नियम सभी गोल परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, सभी जगह पर इसका पालन होता है, किसका, परावर्तन के नियम का, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर परावर्तन के नियम का पालन होता है। क्वेश्चन यहां पर यह है प्रदर्शित चित्र में दर्पण B से परावर्तित प्रकाश किरण के लिए लाइट रे किरण के लिए प्रकाश किरण के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा, जरा देखें। ये कोई एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, बिल्कुल फ्लैट है नीचे वाला, तो ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा सा है। ये दर्पण है A और ये दर्पण है B, ये इधर पॉलिश है। प्रकाश कभी भी पॉलिश की तरफ से नहीं आता, उधर से आता है जिधर पॉलिश नहीं होती, याद रखें। तो दर्पण B, अच्छा यहां पर आपके इस चित्र के अंदर ये आपके दिया हुआ है, प्रदर्शित चित्र का मतलब इस चित्र में ऐसा दिया हुआ है, और उसके बाद में ये, और ये आपकी परावर्तित किरण है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो परावर्तित किरण है,
इसका परावर्तन कोण क्या होगा। ये भी आपके यहां पर मैंने बनाया था, लेकिन ये इसके अंदर इतना ही है बस। अब बताओ कैसे करोगी। ये आपके दो दर्पण है, एक दर्पण है ए और एक दर्पण है बी, क्लियर। और ए दर्पण पर प्रकाश की किरण आ रही है 30 डिग्री कोण पर। ये इस दर्पण पर लंबवत रेखा कहलाती है अभिलंब, दर्पण के लंबवत अभिलंब। ये 30 डिग्री है। तो बताओ आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण, सभी कोण चाहे आपतन कोण हो, चाहे परावर्तन कोण हो और चाहे अपवर्तन कोण हो, अभिलंब से बनते हैं। वीडियो देख लेना। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो ये परावर्तित किरण इस दर्पण के लिए, ये परावर्तित किरण ये रही। ये बताओ ये कोण भी कितना होगा 30, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्लियर। अच्छा, ये यहां पर दर्पण है, इसका अभिलंब कैसे बनाएंगे बोलो। इसका अभिलंब होगा पृष्ठ के लंबवत, तो ये बन गया अभिलंब। अब बताओ ये 30 अपन को पता चल गया, क्योंकि आपतन कोण 30 है तो अब परावर्तन कोण भी 30 है। अब बताओ क्या करें, तो आपको यहां पर बताओ अपन को ये निकालना है कि परावर्तित जो किरण है ये, इसका ये परावर्तन कोण क्या होगा, ये निकालना है। अब बताओ कैसे निकालें, कुछ दिख रहा है क्या। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी जेड की आकृति दिख रही है, और बताओ जेड की आकृति में अंदर वाले जो कोण होते हैं एकांतर कोण, तो बताओ ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30। बताओ ये पृष्ठ बिल्कुल सीधा क्षैतिज है, ये अभिलंब खड़ा है, तो बताओ ये पूरा कितना है 90, ये पूरा 90 है। आपको पता चल गया ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो बताओ ये वाला कोण कितना बचा, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है, ये वाला, ये 60 हो गया, क्योंकि 90 में से यदि 30 को घटाए तो यही बच गया कि नहीं बच गया। और बताओ यदि ये वाली जो किरण आ रही थी, ये बताओ अवलंब से 60 बना रही है, तो अवलंब से परावर्तित किरण भी कितना बनाएगी बोलो 60। तो बताओ उत्तर कितना आ गया बोलो, उत्तर आ गया 60 डिग्री, क्लियर। वापस समझ लो, चित्र में ये दिया हुआ था 30, तो इससे टकरा के जाने वाली अर्थात परावर्तित किरण भी बताओ अवलंब से कितना कोण बनाएगी 30। ये सीधी यहां पर आ गई, क्लियर। ये आपके यहां पर इसके बाद में टकरा के ये गई। अपन को ये पूछा ये जो किरण है इसका परावर्तन कोण क्या होगा, तो पहले तो अपन ने इस दर्पण पर एक अवलंब खींचा। अब बताओ ये 30 है तो इसको यो जेड, तो बताओ ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30। ये बताओ पूरा पूरा अपन जानते हैं 90 होता है, ये बिल्कुल लंबा होता है, समकोण दिख रहा है, तो ये पूरा 90 है, उसमें से ये 30 है तो बताओ ये कितना 60। तो बताओ ये अवलंब से ये भी बताओ कितना बनाएगी 60, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे इसका ये आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों किससे बनते हैं अवलंब से। ऐसे इस किरण के लिए भी अवलंब ये है, तो अवलंब से ये कोण अपन को पता चला 60, तो ये कि ये परावर्तित किरण का भी अवलंब से बनने वाला कोण कितना होगा 60। तो आंसर कितना आएगा बोलो 60 डिग्री। आंसर आएगा 60 डिग्री, क्लियर। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं और इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई देना है। मैं हर कमेंट बॉक्स के अंदर जिन भी बच्चों के रिप्लाई आते हैं, मतलब क्वेश्चंस के, उनके मैं खुद भी पलटकर रिप्लाई देता हूं। मैंने आपसे जो पूछा उसका रिप्लाई आपने दिया क्वेश्चन का, और फिर वो सही है या गलत है, करेक्ट है या रॉन्ग है, उसका मैं रिप्लाई देता हूं। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आना चाहिए। पढ़ाई द्विपक्षीय है, केवल एक तरफा नहीं होती है कि टीचर अपना काम कर रहा है लेकिन अपन अपना काम नहीं करें। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दें, हमेशा रिप्लाई जरूर दें, और उससे आपको यदि आंसर में करेक्ट आता है तो एक हौसला मिलता है कि यार वास्तविकता में अपन ने सही करा। क्वेश्चन, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से, एक क्वेश्चन है ये, यदि परावर्तित किरण कॉमा आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण नाती परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान कितना होगा। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी चार ऑप्शन तो बोलो। ये लो भैया चेयर, ये लो 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ले लो 75 ले लो, और एक ले लो आप 180 डिग्री। ये यहां पर ऑप्शन है। परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री कोण बनाती है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। हल्का सा मैं हिंट आपको मार देता हूं। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये अवलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है।
ये कोण 90 है आपतन से परावर्तन के बीच में, तो आपतन कोण का मान क्या होगा? इससे ज्यादा हिंट मारना पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और परावर्तन का आप दूसरा नियम जानते हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपको आंसर इसके अंदर बताना है। तो ये दोस्तों आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और अपन ने देखा कि गोलीय दर्पण गोलों से बनाए जाते हैं, गोलों को पोता, बाहर से पोता, अंदर से पोता, पोत पोत के काटे, आपको कैसे भी दे दे कोई भी टुकड़ा, आप देख लेना कि वो कहां से पुता हुआ है, उसके आधार पर अपन पहचानेंगे कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण कौन सा होता है। तो दो इसके अपन ने प्रकार पढ़े। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है इसलिए वो अभिसारी है, और उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाता है इसलिए वो अपसारी है। और उसके बाद में इसके अंदर महत्वपूर्ण शब्दावली कि इन दर्पणों को, यहां पर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इन दर्पणों को समझने में मदद करते हैं। तो उसके अंदर अपन ने देखा द्वारक क्या होता है, अपन ने देखा ध्रुव क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सभी अपन ने यहां पर परिभाषाएं समझी। आगे जो वीडियो है, इसकी जो श्रृंखला है, उसके अंदर आएंगे कि ये जो दर्पण है, इन दर्पणों से इमेज कैसे बनती है, कि इमेज जो बनती है वो बनती कैसे, वस्तु को तो रख दी इनके आगे, वस्तु को रखने के भी तरीके हैं, कभी पास रख दे, कभी दूर रख दे, कभी वक्ता केंद्र के आगे रख दे, कभी पीछे रख दे, कभी ऐप के नजदीक, तो कई तमाशे होंगे। और रखने पर कैसी यहां पर इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी, आभासी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, या है जितनी बनेगी, तो कई तमाशे को लेंगे। तो एक ही सारणी के अंदर पूरा याद मैं आपको करा दूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा साइंस फर्स्ट चैनल से, और आगे फिर आपसे एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।